नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में केवल 2 इडियम्स को पढ़ा था, उनमें एक इडियम थी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसको हमने पिंगला भर्तृ के किस्से से याद किया था, पिंगला भर्तृ की स्टोरी से याद किया था, और दूसरी इडियम थी ओलिव ब्रांच। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और इडियम्स को समझते हैं, याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और एक सीक्वेंस में चलते हैं। पहली हमारी इडियम है एक्चिल्स हिल। एक्चिल्स हिल इसके लिए भी जब एक्चिल का नाम आता है तो मुझे एक इंग्लिश लिटरेचर की बहुत अच्छी कहानी याद आती है। एक्चिल नाम का एक राजकुमार था और जब वो पैदा हुआ तो एक आकाशवाणी हुई कि ये एक बहुत ताकतवर राजा बनेगा, बहुत पावरफुल राजा बनेगा, लेकिन कम उम्र में मारा जाएगा, अल्प आयु में मारा जाएगा। और जब वो भविष्यवाणी हो रही थी तो एक्चिल की माँ उसको सुन रही थी। जब किसी भी बच्चे की माँ इस तरह की भविष्यवाणी सुनती है कि उसका बेटा जो है कम उम्र में मारा जाएगा, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। और इसी प्रकार एक्चिल की माँ भी बड़ी परेशान हुई और वो अलग अलग संत महात्माओं के पास गई, वैद्य हकीमों के पास गई, डॉक्टर्स के पास गई कि मुझे कोई ऐसा इलाज बताइए जिससे कि ये एक्चिल कम उम्र में ना मारा जाए। उसको कहीं भी इस चीज़ का इलाज नहीं मिला। अंत में उसको एक संत मिला और उस संत ने कहा कि इस शहर से बाहर एक नदी बहती है, एक वो जादुई नदी है जो हर किसी को नहीं दिखती, लेकिन आप जाइए, आपको दिखेगी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और एक्चिल की माँ जैसे ही उस नदी के पास पहुंची तो एक्चिल की माँ को वो नदी दिखाई देने लगी। उसको याद आती है साधु की वो बात कि एक्चिल को इस नदी में स्नान कराने से ये कम उम्र में नहीं मरेगा, ये अमर हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे की आदत होती है कि बच्चा अपने पैरों को इस प्रकार हिलाता रहता है, थोड़ा बहुत हिलाता रहता है पैरों को। और जैसे ही एक्चिल की माँ उसको स्नान करा रही थी तो एक्चिल ने अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि एक्चिल की जो एडी थी, पैर की जो हिल का मतलब एडी, वो पानी से बाहर रह गई। अब एक्चिल पूरी तरह से अमर हो गया, लेकिन उसकी वो एडी अमर नहीं हुई। और जब उसकी एडी अमर नहीं हुई तो एक बार युद्ध के दौरान वो गिर गया रथ से, और रथ से गिरने के बाद उसकी एडी में जाके तीर लगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्चिल की जो एडी थी, हिल का अर्थ हो गया एडी, वो उसका कमजोर पक्ष थी, उसके शरीर का वीक पॉइंट थी। तो यहां पर एक्चिल हिल का अर्थ आया कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट। हम इसको महाभारत से भी जोड़ सकते हैं। जब दुर्योधन की मां ने दुर्योधन को कहा कि आप निर्वस्त्र मेरे सामने आना और जहां से मैं आपको देखूंगी आपका शरीर वज्र का हो जाएगा, तो दुर्योधन अपनी मां के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में जाना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अपनी मां के सामने इस उम्र में नग्न अवस्था में जाएंगे। तो उसने अपने शरीर पर कुछ पत्ते बांध लिए और वो पूरा अमर हो गया, पूरी तरह से वज्र का हो गया, लेकिन उसकी जांग जो है वो वज्र की नहीं हुई। जिस प्रकार दुर्योधन के शरीर में उसकी जांग उसका वीक पॉइंट थी, उसी प्रकार एक्चिल के शरीर में उसकी एडी उसका कमजोर पक्ष थी, उसका वीक पॉइंट थी। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया। अब दूसरी इडियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इडियम है दोस्तों ऐड फ्यूल टू फायर। देखिए, ऐड का अर्थ होता है जोड़ना या डालना, फ्यूल का अर्थ होता है ईंधन, और फायर का अर्थ होता है आग। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर आग लगी हुई है और हम ये कहते हैं कि उस आग के अंदर कोई भी इंसान ईंधन डालते ही जा रहा है, तो इसका मतलब वो उस आग को बुझाना नहीं चाहता, बल्कि वो उसको और भड़काना चाहता है। इसी प्रकार मनुष्य के साथ भी होता है। कई बार मनुष्य को गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से की परिस्थिति में हमें कोई ना कोई उकसाता रहता है, बार बार हमें भड़काता रहता है, तो उसको कहा जाता है ऐड फ्यूल टू फायर। हिंदी में भी मुहावरा है आग में घी डालना,
लेकिन अगर मैं प्रॉपर अर्थ की बात करूं तो अर्थ होगा उकसाना। कई बार एग्जाम्स में इसके लिए शब्द लिखा जाता है एनकरेज। हालांकि एनकरेज जो है वो पॉजिटिव मीनिंग होता है, किसी को उत्साहित करना, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं एनकरेज। उसके बाद नंबर 3 है एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब, चलो मैं नौकरियां बांटना शुरू कर देता हूं। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हर किसी को सरकारी नौकरी दूं, और सरकारी नौकरी में भी फिर आप मेरे सामने चॉइस रखेंगे। चलो मान लीजिए कि आप में से कोई इंसान इतने बड़े पद पर पहुंच गया कि वो नौकरियां लगा सकता है, तो जब आप हमें चॉइस देंगे कि बताइए आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, तो हरियाणा में एक कहावत होती है कि नाम थानेदार हो, तनख्वाह चाहे सिपाही की ना हो। यानी हम उस नौकरी को प्रेफर करेंगे जिसमें हमें चेयर मिलेगी, जिसमें हमें कुर्सी मिलेगी, क्योंकि कुर्सी को आराम का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो कुर्सी की नौकरी करता है, जिसको बहुत अच्छी कुर्सी मिली हुई है, बहुत अच्छा ऑफिस मिला हुआ है, उसकी जो नौकरी है वो कंफर्टेबल ही होगी, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतनी ही जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि कुर्सी की जो नौकरी है, चेयर जॉब जो है, वो आरामदायक नौकरी होती है। और अगर उस चेयर में भी बाजू हो तो आम, चेयर में भी बाजू हो तो और ज्यादा कंफर्ट। लेकिन दोस्तों, जब जॉब की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो केवल कंफर्ट से काम नहीं चलता, आमदनी भी होनी चाहिए। मान लीजिए आप सभी को एक एक चेयर दे दी जाए, चेयर पे बैठे रहो, आमदनी कुछ है नहीं, तो आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। तो ये कौन सी नौकरी है? एन आर्म चेयर जॉब का मतलब है आरामदायक और अच्छी आमदनी की नौकरी। आरामदायक और अच्छी आमदनी की नौकरी। एक कंफर्टेबल जॉब, एक कंफर्टेबल जॉब विद गुड अर्निंग्स। जैसे कि आजकल HCS, आप HCS के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद हमारा मेंस में पेपर होता है इंग्लिश का, और वहां पर जो भी कुछ मैं आपको करा रहा हूं, ये सारी चीजें उस मेंस को लिखने में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। तो अगर आपको आर्म चेयर जॉब चाहिए तो आपको उसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड। देखिए दोस्तों, एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। शायद आपने सभी ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी कहीं नदी में गिर गई और वहां पर जल देवता प्रकट हुए। जल देवता ने उसको पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी, फिर दूसरी कुल्हाड़ी निकाल के दी, फिर तीसरी कुल्हाड़ी निकाल कर दी, और उसने तीसरी जो उसकी अपनी कुल्हाड़ी थी उसको कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी है। और फिर इंद्र देवता ने उसको तीनों तरह की कुल्हाड़ी। इसी कहानी को जब इंग्लिश में कहा जाता है तो वो होता है एक्स एंड वुड कटर, कुल्हाड़ी और लकड़हारा। तो क्या है ऐसा कि एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखिए ग्राइंड का अर्थ क्या होता है। ग्राइंड का अर्थ है धार लगाना। अब यहां धार लगाने का मतलब शार्प करना। कभी आप कहीं और ले जाएं, हमारे यहाँ हरियाणा में जो पशुओं का दूध निकालते हैं उसको भी कहा जाता है धार, लेकिन ये वो वाली धार नहीं है। धार लगाने का मतलब है शार्प करना किसी भी चीज को। तो एक्स टू ग्राइंड का अर्थ क्या है? एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, बैठे बैठे इमेजिन करें कि हमारे घर कोई पुरानी सी कुल्हाड़ी रखी हुई है, और वो पुरानी सी कुल्हाड़ी काफी दिन से ऐसे ही पड़ी है, और वो हो गई पूरी तरह से ब्लंड। अगर मैं आसान भाषा में हरियाणवी में कहूं तो खूंडी, जिसपे धार नहीं है।
और कोई पड़ोसी उसको मांगने के लिए आ जाता है। दो तरह की सिचुएशन इमेजिन करें, एक कोई पड़ोसी उसको मांगने के लिए आ जाता है और एक आपको जरूरत है उसकी। अगर आपको जरूरत है, आपको कोई पेड़ काटना है, आपको कोई लकड़ी काटनी है, आपको कुल्हाड़ी की जरूरत है, तो आप फटाफट से उसको लेके जाएंगे किसी लुहार के पास, उससे धार लगवाएंगे और उसको शार्प कराने के बाद फिर आकर घर पे उसको प्रयोग करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई पड़ोसी मांगने के लिए आ जाए तो आप उस ब्लंड को ही, उस धार रहित को ही, उस खूंडी को ही आप ऐसे कैसे उठाएंगे कुल्हाड़ी को और पड़ोसी को दे देंगे और बड़ी खुशी से देंगे कि इसको जरूरत होगी तो अपने आप लगवा लेगा धार। यानी कुल्हाड़ी पर धार कब लगवाई जाती है? हम लगवाएंगे जब हमारा स्वार्थ है, पड़ोसी लगवाएगा जब पड़ोसी का स्वार्थ है। तो कुल्हाड़ी पर धार लगवाई जाती है अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में। यानी मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं, इन सेल्फ ग्रीड, इन सेल्फ ग्रीड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद है हमारी अगली इडियम। आप इनको साथ साथ नोट करते रहें। अगली इडियम है हमारी एन आयरन विल। नंबर 5, एन आयरन विल। आयरन का अर्थ सभी को पता है, लोहा, और विल होता है इच्छा। आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज में अक्सर ये होता है कि इस इंसान ने अपनी विल बनवा दी, जिसको हम अपने वसीयत बोलते हैं, उसको अंग्रेज विल बोलते हैं। विल का अर्थ है इच्छा, और जिस इंसान की इच्छा ही लोहे जैसी हो उसको कहा जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और इंडिया में वैसे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हुए हैं जिनके आयरन विल है, लेकिन फिर भी हम एक को जानते हैं आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी इच्छा बिल्कुल लोहे जैसी इच्छा थी। एक बार जो चीज़ ठान ली वो करनी ही है, चाहे उसमें देश का एकीकरण हो या आज़ादी के बाद देश संभालने की बात हो गृह मंत्री के रूप में। इसीलिए उनको आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि उनकी आयरन विल थी, दृढ़ इच्छा थी, लोहे जैसी इच्छा थी। अगली है दोस्तों हमारी इडियम एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम। और इडियम्स की सीरीज में आज हम यहीं तक इसको रखेंगे। आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली इडियम्स के साथ मिलेंगे। ओल्ड फ्लेम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कई बार ना क्या होता है कि हम बार बार पढ़ के चीज़ों को याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े तो हम एक ही बार पढ़े और उससे ही याद हो जाए तो हमारा बहुत समय बचता है। देखिए, ओल्ड का अर्थ बूढ़ा भी होता है, ओल्ड का अर्थ पुराना भी होता है, और यहां पर हम जाएंगे पुराने शब्द के साथ। और फ्लेम होता है लो, ज्योति भी हम कह सकते हैं। वैसे मैं ज्योति शब्द का थोड़ा सा बचता हूं इसमें प्रयोग करने से, क्योंकि कई बार हमारी बहनें होती हैं जिनका नाम ज्योति है और वो उस क्लासेज में पढ़ती हैं। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा कि फ्लेम का अर्थ होता है ज्योति, और जब इसका अर्थ बताया तो फिर सभी बच्चे हंसने लगे। आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। आपने 70s 80s की मूवीज देखी होंगी, नहीं देखी तो एक आध देखिए। उनमें अक्सर एक ही तरह की स्टोरी होती थी कि हीरो किसी हीरोइन से प्रेम करता है और उनकी जो प्रेम गाथा है वो चलती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर उन दोनों की शादी अलग अलग जगह हो जाती है और फिर जीवन में किसी मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। और जब दोबारा मिलते हैं तो एक लो जलती थी, एक जोत जलती थी, और फिर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता था। वो याद करते थे अपने उस पुराने प्यार को।
वही अर्थ यहां है। पुरानी लव का मतलब है पुराना प्यार, पुराना प्यार, ओल्ड लव। तो मेरे हिसाब से आज जो हमने इडियम्स पढ़ी हैं वो लगभग आपको याद हो चुकी हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नई इडियम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।